बेबाक मुनसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। क्या सियासत की विरासत को बचाने में आड़े आ गया विरासत टैक्स? दरअसल कांग्रेस के सीनियर लीडर सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स का मुद्दा छेड़कर बीजेपी को एक बार फिर कांग्रेस पर हमलावर होने का मौका दे दिया। सैम पित्रोदा ने अमेरिका की तर्ज पर भारत में भी विरासत टैक्स लगाने के मुद्दे पर चर्चा की बात कही थी। इस मुद्दे को बीजेपी और पीएम मोदी ने लपकते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस आपके मकान और दुकान पर अपना पंजा मारना चाहती है। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। कुछ इस तरह की बातें आज उन्होंने अपनी तकरीर में की। उधर विरासत टैक्स पर बुरी तरह से घिरने के बाद कांग्रेस ने खुद को सैम पित्रोदा के बयान से अलग कर लिया है। साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय के 2014 के कुछ ट्वीट्स को एक्स पर शेयर करते हुए कहा कि 10 साल पहले तक बीजेपी के नेता खुद जो है वो विरासत टैक्स पर चर्चा की हिमायत कर रहे थे और उसकी बात कर रहे थे। बहरहाल लोकसभा चुनाव 2024 में बात मुसलमान, मंगलसूत्र, बाबर, पाकिस्तान और घुसपैठियों से होते हुए अब विरासत टैक्स तक पहुंच गई है। आज बेबाक मुनसिफ में इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो इंतखाबात के वक्त, इलेक्शन के वक्त इस तरह के बयान आते हैं उनका क्या कुछ असर होता है और नुकसान। खास तौर से अगर हम कांग्रेस के लीडर्स की बात करें तो उनके बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो 2-4 साल तक, 5 साल तक कहीं नजर नहीं आते, मगर अचानक इंतखाबात के वक्त वो सामने आते हैं, ऐसे बयान देते हैं जो अचानक से कुछ नए मुद्दे आ जाते हैं चर्चा में जिनकी कोई जरूरत भी नहीं होती मोटे तौर पर। तो क्यों ऐसा होता है कांग्रेस के साथ? खास तौर से इस पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो आम इंतखाबात हो रहे हैं 2024 के, जो असल मुद्दे थे जिनको लेकर के अपोजिशन पार्टियां आगे बढ़ रही थी, चाहे वो महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, ख्वातीन की मतलब सिक्योरिटी का मसला हो, बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिनको लेकर के वो बात कर रही थी, क्या वो कहीं पीछे रह जाएंगे और जो हिंदू मुस्लिम और दूसरी जो इश्यूज हैं वो आगे आ जाएंगे? इसी पर हम बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीजेपी से जो है अपनी बात रखने के लिए राकेश पोद्दार साहब हमारे साथ होंगे। कांग्रेस से रोहन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी से जितेंद्र सिंह और जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट यूसुफ अंसारी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमानों को मैं इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और पहला सवाल यूसुफ अंसारी साहब आपसे ही, किस तरीके से आप देख रहे हैं 2024 का जो ये चुनाव चल रहा है लोकसभा का? पहले फेज तक सब कुछ ठीक था, मतलब लग रहा था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टियां हो, वो ट्रैक पर हैं और असल मुद्दों की ही बात कर रही हैं, जो आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर ही बात कर रही है, वहीं पर टिकी हुई है, कहीं इधर उधर नहीं हिल रही है, डिरेल नहीं हो रही। मगर पहले फेज के बाद दूसरा फेज आते आते सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पहले से ही आम आदमी के से जुड़े हुए मुद्दों पर टिकी रही जी। और आज राहुल गांधी एक सामाजिक न्याय सम्मेलन में थे, वहां करीब 35 मिनट का उनका भाषण था जी। वो अपने मुद्दों से कहीं भी ट्रेल नहीं। उसके बाद कांग्रेस मुख्यालय पर सुप्रिया श्रीनेत, जो कि कांग्रेस का डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसके हेड है, हाँ। उन्होंने भी बात रखी और उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री से पूछा कि वो बताएं कि प्रधानमंत्री जातिगत जनगणना के पक्ष में है या इसके खिलाफ। बिल्कुल। तो कांग्रेस तो शुरू से आम आदमी से जुड़े मुद्दों पर जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार हुआ है, उस मैनिफेस्टो पर वो लगातार टिकी हुई है। ट्रिरेल तो हुए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने पहले चरण के चुनाव के बाद सारी मर्यादाओं को उठा के ताक पे रख दिया है, सारी जो तहजीब की तकाजे हैं उन सब कुछ उन्हें एक तरफ उठा के रख दिया है। और जिस तरह वो खुला सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और जिस तरह के जहरीले बयान दे रहे हैं जी, तो दुनिया में उसकी चर्चा है। उनकी कोशिश यही है कि साहब कांग्रेस के नेता उन पर पर्सनल अटैक करें और फिर वो अपना ड्रामा शुरू करे, कहीं रोए, कहीं आंसू बताए और पीड़ित अपने आपको बताए, वो बताए कि साहब मुझे कितने किलो, कितने लीटर या कितनी गालियां दी जा रही हैं, ताकि वो उसमें वो माहिर। आज का जो सैम पित्रोदा का बयान है, सैम पित्रोदा के बयान को मीडिया ने जबरदस्ती तोड़ दिया। सैम पित्रोदा ने ऐसा कहीं नहीं कहा अपने बयान जैसे वो भारत में इनहेरिटेंस टैक्स लाना चाहिए, कहीं उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने किसी रेफरेंस में अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में कोई बात की, उसकी वकालत भी नहीं की, कोई जिक्र नहीं किया ऐसा लाना चाहिए कि नहीं लाना। उसके तुरंत बाद कांग्रेस के जो सीनियर डिपार्टमेंट के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे जयराम रमेश ने उस बयान से किनारा किया, कहा उनकी निजी राय हो सकती है, एक पार्टी का उसके ऊपर कोई नहीं है। और पार्टी आज भी कह रही है कांग्रेस कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो उसका इलेक्शन
का एक डॉक्यूमेंट है, उससे इधर उधर उसके कोई बात उसके एजेंडे में शामिल नहीं है। तो बिल्कुल ठीक कांग्रेस है। सैम पित्रोदा ने भी ये बात कही थी, ये मेरा निजी बयान है, उसका पार्टी लड़ने में, उसके बाद तो मेरे ख्याल में इस पर बहस करना ही है। लेकिन जब गड़े मुर्दे उखड़ने शुरू हुए हैं, हम्म, फिर बात आती साहब 2014 में तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की बात की थी। 2017 में जो जयंत सिन्हा थे, पूर्व जी वित्त मंत्री सिन्हा के बेटे, जी जी वो मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री थे, उन्होंने खबर, उनके हवाले से खबरें अखबारों में छपी हुई है कि इनहेरिटेंस दोबारा से लाना चाहिए, है ना। तो जब ये हाँ सारी चीजें निकली तो अमित मालवीय फिर एक और बयान निकाल कर आए पी चिदम्बरम साहब का, जी जी कि जब पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे तो उन्होंने 2012 में इनहेरिटेंस को लाने की बात कही। हाँ ये भी बात फैक्चुअली इनकरेक्ट है। जिस खबर का हवाला अमित मालवीय ने दिया है, ट्विटर पे जो उन्होंने लिंक शेयर किया है, हाँ उस खबर में साफ साफ लिखा है कि पी चिदम्बरम ने 2012 में एक किसी मेमोरियल लेक्चर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी कोई संगठन था, उसके बैनर में वो प्रोग्राम हो रहा था, जी उसमें डिबेट उन्होंने ये बात कही थी कि इस इंस्टीट्यूट को इस बात पे डिबेट करनी चाहिए ठीक कि है। क्या देश में इनहेरिटेंस टैक्स लागू किया जा सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा था हमारी सरकार की कर, ठीक है। जबकि फैक्ट यह है कि हाँ इंडिया में इनहेरिटेंस टैक्स एस्टेट ड्यूटी के नाम से था, जो 1985 में कांग्रेस सरकार, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने उसे खत्म किया था। जी तो सवाल यह है कि जो सरकार, जो पार्टी इनहेरिटेंस टैक्स को खत्म कर रही है, वो उसे दोबारा क्यों है, हाँ बिल्कुल उसके ठीक है। एजेंडे में ही नहीं। और अमित मालवीय के बहुत सारे ट्वीट जो हैं वो उन्होंने डिलीट भी कर दिए, आज कांग्रेस ने शेयर किया है उनको, और पवन खेड़ा ने भी शेयर किया, और बहुत सारे जो दूसरे लीडर्स हैं वो भी शेयर कर रहे हैं, जिसमें अमित मालवीय जयंत सिन्हा की उस बात को एक तरीके से मतलब आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी पैरवी वो कर रहे हैं, उसकी हिमायत कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे थे कि ये जो विरासत का जो टैक्स है, ये इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन वो ट्वीट डिलीट कर दिया। आज कांग्रेस वालों ने स्क्रीनशॉट जो है वो उसके बहुत सारे मतलब शेयर किए हैं एक्स पर। तो जाहिर तौर पर बहुत सारी बातें हैं जिन पर जो है वो होगा। मगर रोहन सिंह जी, आपको लगता है कि इंतखाबात के वक्त ठीक है, अभी यूसुफ अंसारी साहब कह रहे थे कि मीडिया को उतना तूल नहीं देना चाहिए था। देखिए मीडिया का क्या रोल है आज के वक्त में वो तमाम दुनिया जानती है, मगर लीडर्स को भी तो खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। अगर कोई उनको कुरेदता है, जाकर के पूछता है, तो वो समझना चाहिए उनको कि मीडिया के लोग क्यों इस पर पूछ रहे हैं, उसका ज़रूर मुद्दा बनेगा, ज़रूर उसको बीजेपी या दूसरी पार्टियां जो है वो उसको हवा दिलवाने की कोशिश करेंगी या खुद भी देंगे। आज खुद प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का जिक्र किया है, और वो तो मतलब जो है वो एक स्लोगन भी कह रहे थे कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। LIC का एक ये एडवर्टीजमेंट है, उसका एक वो चलता है स्लोगन। तो जाहिर तौर पर वो तो मुद्दा, अगर कोई बात बोली जाएगी तो मुद्दा, ये तो मौका है, मुद्दों को भुनाने का मौका है, मुद्दों को उठाने का मौका है, तो कौन पीछे हटेगा। रोहन सिंह जी, इस तरह के लीडर्स जो हैं ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा कर देते हैं, आपकी पार्टी के कुछ लीडर्स। खुर्शीद भाई, जी कई बार सियासी मसलों में बहुत सारे लोग अपने फील्ड के, अपने जो जिसके हैं उसके अच्छे जानकार होते हैं, लेकिन सियासी मामलों में जो चालाकी चाहिए होती, शब्दों को घुमाने की जो तरकीबें हैं, वो कम ही लोगों के पास, कम ही सियासतदान के पास होता है। अब रही बात सैम पित्रोदा साहब ने जो कहा, उसमें हमारे भाई साहब ने बताया भी, और एकदम सही जायज बात बताई कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। लेकिन इनहेरिटेंस टैक्स की जो बात हो रही है, ये तो सही बात है। अरुण जेटली जी 2014 में उन्होंने बात करी, 2017 में भी जयंत सिन्हा साहब ने बात करी। इनहेरिटेंस टैक्स की जब इन्होंने बात करी थी तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि 2019 में इनको हरा देंगे, इन्होंने घबरा गए। 2019 में इन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगाया, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगाया। तो ये टैक्स कैसे वसूलना है, नहीं वसूलना, ये सरकार का निर्णय है। लेकिन एक बात मैं कांग्रेस का जो न्याय पत्र के हवाले से भी कहता हूँ, जो कांग्रेस की सोच रही है उस पर भी कहता हूँ कि कांग्रेस हमेशा से मानती आई है कि वेल्थ का इक्वल मतलब वेल्थ की जो इनइक्वालिटी है उसको खत्म किया जाना चाहिए। क्यों ऐसा है कि सिर्फ 3% आबादी के पास पूरी देश की 70% संपत्ति है। तो जो देश में कुछ लोग ऐसे जिनके पास सब कुछ है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी मैसर नहीं है, तो उसके लिए वो लड़ाई है और उसको खत्म करने की बात है। तो जब कांग्रेस ने कहा कि इसको सर्वे कराएंगे, तो हम अपनी बात आज भी कहे, हमें सरकार बनेगी, हम सर्वे कराएंगे और देखेंगे कि हाँ कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वेल्थ एक्यूमुलेट हो रही है सिर्फ उन्हीं गिने चुने हाथों में। तो उसको सुधार करने के लिए जो जरूरी रिफॉर्म्स होंगे, नियंत्रण होंगे, मेजर्स होंगे जो पार्टी वो लेगी,
ठीक है। लेकिन सैम पित्रोदा साहब, उस बात का क्या चुनाव में कोई प्रभाव पड़ेगा? जिस तरह से अमित मालवीय जी ने दुष्प्रचार शुरू किया, तो अमित मालवीय जी की यूएसपी यही है कि वो दुष्प्रचार करते हैं, झूठ बोलते हैं। वो पहले आदमी थे जिन पर ट्विटर ने, मतलब वर्तमान अभी तो एक्स हो गया, उसने मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग इनको अवार्ड किया था, पूरी दुनिया में पहले थे। तो अमित मालवीय जी की क्या रेपुटेशन है, वो क्या बोल रहे हैं, उस पर चर्चा करने का कोई हमारा कोई समय जाया करना गलत है। ठीक है, नितेंद्र सिंह जी आपके पास मैं आता हूं, इससे पहले कि बीजेपी से फाइनल कमेंट्स लिए जाएं, आप ये बताइए, चूंकि ठीक है भाई, वो कांग्रेस के लीडर हैं और ये बात भी सच है कि आमतौर पर वो मतलब जो है वो सामने नहीं रहते, वो एक तरीके से पर्दे के पीछे काम करते हैं। ओवरसीज जो कांग्रेस का जो एक महकमा है या डिपार्टमेंट है उसको वो देखते हैं, उसकी जिम्मेदारी संभालते हैं, ज़्यादातर बात भी नहीं करते और थोड़ा सा अनकंफर्ट भी है शायद हिंदी में वो, तो वो कहना सोचते जो है अंग्रेजी में है, बोलते कई बार अगर हिंदी में है तो वो लफ्ज़ इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, वो अपनी जगह है, तमाम बातें अपनी जगह हैं, मगर ये तो सच है कि अब पार्टी को जवाब देना पड़ रहा है। सिचुएशन जो है वो अजीबोगरीब हो गई है। पार्टी तो छोड़ दीजिए, जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उसमें समाजवादी भी शामिल है। अब आप लोगों को भी सफाई देनी पड़ेगी, तमाम जो है जगह जगह जाकर के बताना पड़ेगा, नहीं साहब उनका मतलब ये नहीं था और हम उनके साथ नहीं है, उनके बयान का हमसे कोई लेना देना नहीं है। मतलब मुश्किल में तो डाल दिया ना कुछ वक्त के लिए ही सही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसी काम के लिए जानी जाती है। अगर हम ये कहें कि इस बयान को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी इस नीचता के स्तर पर गिर गए कि हमारे देश की माताओं और शब्दों का ख्याल रखें सर, शब्दों का ख्याल रखें प्लीज, बोलते हुए अल्फाज का ध्यान रखिए, कोई ऐसा लफ्ज किसी के लिए मत बोलिए जो आपको सुनने में दिक्कत हो। बहुत क्लियर सी बात है ये, प्लीज। मैं वही बात कहने जा रहा हूँ जिसको आपने टोका ना, मैं यही बात क्लियर करने जा रहा हूँ कि ऐसे शब्दों को कैसे इस्तेमाल करते हैं कि जैसे ये कहा जाए कि ये बात बोलते बोलते इस नीचता के स्तर पर आ गए कि माताओं बहनों के मंगलसूत्र का उपयोग करने लगे। तो कल को भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि देखो नीच कहा, देखो नीच कहा। बस इसी तरीके का पिछली बार इन्होंने इस्तेमाल किया था। आज भी इस बात पर हमारे एक साथी ने कहा कि कहीं भी सैम पित्रोदा ने ये बात नहीं कही कि इस तरीके का टैक्स भारत पे लगना चाहिए। उनका मैं भी बयान अभी पढ़ रहा था, उस पर यह कहा कि ऐसा टैक्स है और मुझे अच्छा लगता है, लेकिन भारत में ऐसा कोई टैक्स नहीं है। ये सेंटेंस उन्होंने बोला है। अब इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि उन्होंने कहा भारत में टैक्स को लागू किया जाना चाहिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जिक्र भी हुआ कि उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि इस पर डिबेट होनी चाहिए, ऐसे टैक्स आने चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच और भारतीय जनता पार्टी फेक नैरेटिव गढ़ने की मास्टर है। आज के समय में जब ये चर्चा होनी चाहिए कि आपने 10 वर्षों में क्या किया और आप आगे आएंगे तो क्या करेंगे, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी हताश और निराश हैं, इसलिए वो ये कहने लगे हैं कि ये आएंगे तो ऐसा करेंगे, ये आएंगे तो ऐसा करेंगे। चूंकि अब ये बताने के लिए इनके पास झूठ बोलने के लिए भी कुछ नहीं रहा, चूंकि 10 वर्षों में इतना झूठ बोल चुके हैं कि अब आगे समय में ये कुछ झूठ भी नहीं वादा कर सकते। इन्होंने 2014 में क्या क्या वादे किए थे? बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की बात। तो आखिर किसानों को कि आय का 2 गुना, आप नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार, तो अब तो ये अच्छे दिनों की बात 15 लाख, तो अब तो झूठ भी नहीं बोल सकते। 10 साल इस देश की जनता ने इनको दिया है, अब चूंकि झूठ बोलने लायक भी नहीं रहे, तो इसी तरीके के नैरेटिव और फेक नैरेटिव लेकर के देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि अब देश की जनता समझ चुकी है। मैं बताऊं, आज का वाकया है, आज हम लोग एक जगह बैठे थे, क्योंकि हम लोग पेशे से अधिवक्ता हैं और हमारे यहाँ का बार बहुत बड़ा बार है, वहां मोदी के बड़े समर्थक हुआ करते थे। हम लोग बाहर में जब जाते थे, आज वहां सन्नाटा था इस बात को लेकर के, और वो लोग कह रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होते थे मोदी कि अब तो भाई वास्तव में इंतहा हो गई, अब तो गिरावट की पराकाष्ठा हो गई। मैं वो शब्द बार बार दोहराना नहीं चाहूंगा, गिरावट, बाकी उन्होंने गिरावट नहीं कहा था, उन्होंने वही शब्द कहा था जो मैंने पहली बार यूज किया कि निष्ठा की हद हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कहने लगे कि अब तो प्रधानमंत्री जी गिरने की सारी सीमाएं तोड़ रहे हैं, अब हम लोगों को सफाई देने के लिए भी कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है, राकेश पोद्दार जी जिस मसले पर, ठीक है सर मैं वापस आऊंगा, राकेश पोद्दार जी जिस मसले पर अरुण जेटली, जिस मसले पर जयंत सिन्हा एक बार उसकी हिमायत कर रहे थे, उस पर चर्चा की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि इस तरह से वो तमाम चीज़ें यहाँ पर लागू की जा सकती हैं। ठीक है साहब, विरासत टैक्स की बात हो रही है, उस मसले को अगर कांग्रेस के किसी लीडर ने, वो भी जो मतलब जो मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है, जिन्होंने मंशूर नहीं बनाया, मैनिफेस्टो का
बनाने की कमेटी के मतलब वो हिस्सा नहीं थे। अगर उन्होंने कोई बात कह दी तो प्राइम मिनिस्टर भी और तमाम पार्टी के लीडर्स बड़े बड़े पूरा मतलब जो है सिस्टम एक्टिव हो गया और उस मसले पर घेरने लग गए। आप 8-10 साल पहले तक तो आपकी पार्टी खुद वही तमाम बातें कर रही थी। उन्होंने चर्चा की बात कही, उन्होंने कहा ऐसा अच्छा पूरी दुनिया में 20 से ज्यादा ऐसी कंट्री हैं जहां पर ये टैक्स लागू है और उनमें अमेरिका भी है, इंग्लैंड भी है, जापान भी है, जहां पर जो है हम उनकी मिसाल देते हैं कि साहब देखिए अमेरिका जो है हमारी तारीफ कर रहा है, या जो है वो उन्होंने हमारे लिए मोदी जी के लिए ये बात कह दी फला कंट्री ने। उन तमाम कंट्रीज में है, लागू है पहले से ही। तो अगर उस पर कोई चर्चा की बात कही है, उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत कहां से आ गई? राकेश जी। देखिए खुर्शीद भाई, कुल मिला के ये लोग जो है देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करते। अब इसमें तुष्टीकरण कहां से आ गया? टैक्स देना, इसमें तुष्टीकरण कहां से आ गया जी? खुर्शीद भाई बोलने नहीं, बिल्कुल बोलिए सर, बिल्कुल बोलिए। देखिए मगर मुझे जानना, मैं आपसे जानना ही चाह रहा हूं, आपको बोलने का ही मौका दे रहा हूं कि इसमें तुष्टीकरण कहां से आ गया। मैं जो जिस पर्टिकुलर टॉपिक की बात मैं कर रहा हूं उसके बारे में मैं जानना चाह रहा हूं। इसमें खुर्शीद भाई तुष्टीकरण की राजनीति में बता देता हूं। कर्नाटक में सरकार है और इनकी सरकार बनते हुए एक बजट लाया था, जिस बजट के अंदर 400 करोड़ रुपया मंदिर से लिया गया और 400 करोड़ रुपया मंदिर से लेके 200 करोड़ रुपया वर्क बोर्ड को दिया गया, 100 करोड़ रुपया ईसाई धर्म को दिया गया, 100 करोड़ रुपया मंदिर को टैक्स का पैसा वापस किया गया। मैं कहना चाहता हूं ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है तो क्या है? इनके बजट में बोल रहे हैं खुर्शीद भाई। और मैं बता देना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि आपने मंदिर का पैसा लिया टैक्स के रूप में, आप अगर सड़क बना देते, स्वास्थ्य की चिंता। अच्छा, ये किसने कह दिया आपको कि वो जो पैसा लिया गया वही सारे का सारा जो है वो मंदिर को, मतलब मंदिर से लिया गया पैसा मस्जिद वालों को दे दिया या फिर गिरजाघर वालों को दे दिया? तो भाई ऐसे हजारों करोड़ का माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो बजट है, तो क्या उसको ये कहेंगे कि हिंदुओं से पैसा लेकर के वो माइनॉरिटी अफेयर्स को दे रहे हैं या मतलब मुसलमानों को दे रहे हैं? ये सब मतलब ये तो कहाँ की बात हुई? नहीं खुर्शीद भाई स्पष्ट पहले सुन लीजिए, बोलने दीजिए। अगर किसी वक्ता को आपने बोलने का मौका दिया तो हमें भी दीजिए। आप कहते तुष्टीकरण कहाँ दिखती, मैं बता देना चाहता हूँ। आप एक तरफ कहते हैं बहुसंख्यक से लेकर अल्पसंख्यक को देना चाहते हैं। 2004 में देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जी ने पायलट योजना लाया था। उन्होंने कहा था SC ST जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान और बाबा साहब ने जो दे के गए थे SC ST का, उसका भी दायरा घटा के मैं एक वर्ग को, मुस्लिम वर्ग को देना चाहता हूं। तो क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है तो क्या राजनीति है? बिल्कुल दर्शाता है खुर्शीद भाई। और मैं एक चीज तरफ कहना चाहता हूँ, आप कहते हैं बहुसंख्यक से पैसा लेकर अल्पसंख्यक को देना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, अगर ठीक है आपने एजेंडे में लाया कि पैसा और संपत्ति की जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप ये मत कहिए कि मैं उनसे लेके अल्पसंख्यक को देना उन्होंने कहाँ लिखा है? अच्छा, कहीं किसी नेता का बयान बता दीजिए या जो उनका मैनिफेस्टो उसमें लिखा हो। तो कांग्रेस वाले बार बार ये कह रहे हैं, बल्कि जो पार्टी के प्रेसिडेंट है उन्होंने PM से टाइम मांगा है मिलने का कि भाई आप टाइम दीजिए, मैं अपना घोषणा पत्र लेकर के आता हूं। एक शब्द, एक लाइन ऐसा कहीं लिखा हुआ बता दीजिए कि इधर से पैसा लेंगे उधर देंगे। वैसा है ही नहीं। वो ये कह रहे हैं कि उनकी बात को मतलब या तो मतलब आप बिल्कुल जानबूझ करके उसको गलत वे में लेकर के जा रहे हैं। भाई प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था ना कि मैं पैसा लेकर के आऊंगा तो वो 15-15 लाख रुपए सबको बांटूंगा। वो सबकी बात कर रहे हैं वो भी, कि अगर ये जो मामला है ये इतना ज्यादा पेचीदा है, मुझे लगता है कि बीजेपी जानबूझ करके उसको वो मुस्लिम या फिर जो है वो कम्युनल एंगल दे रही है। उसमें मुस्लिम लफ्ज कहीं है ही नहीं ऐसा कि भाई वो मुसलमानों को देंगे या उसको देंगे पैसा। आप खुर्शीद भाई पायलट योजना जो इनके 2000 में प्रधानमंत्री ने निकाला था, आप उसको पढ़िएगा, उसमें साफ लिखा है बहुसंख्यक से लेकर अल्पसंख्यक को दिया जाएगा। SC ST का आरक्षण का दायरा घटाकर मैं अल्पसंख्यक को देना चाहता हूं। और कर्नाटक की सरकार ने, हम 2024 की बात कर रहे हैं सर, वो जा चुके हैं, वो 2004 से 14 वाले जा चुके हैं, हम 2024 की बात कर रहे हैं। 2024 वाली कांग्रेस भी नहीं है आज, मतलब 2014 वाली नहीं है। आज कर्नाटक की सरकार जी OBC के चेयरमैन खुर्शीद भाई डॉक्यूमेंट पेश करें, कौन सा डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं 2004 का जिसमें ये लिखा गया था बहुसंख्यकों से पैसा लेकर अल्पसंख्यकों को देंगे? डॉक्यूमेंट पेश करें, अभी है। बताइए राकेश जी। वो सीधे तौर पर पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा कौन सा वो है। उन्होंने एक बयान दिया था और वो बयान में उसमें SC ST भी था, अल्पसंख्यक भी था, और उन्होंने कहा था सबसे पहला हक अगर होना चाहिए तो उनका होना चाहिए संपदा पर। मतलब वो यानी जो भी योजनाएं आती हैं, चूंकि वो बहुत पिछड़े हैं, उस हिसाब से उन्होंने बोला था। जो भी इनका नाम है, उन्होंने राकेश पोद्दार जी, जिनके बच्चे ज्यादा होंगे, जिनकी सब बच्चों की जनसंख्या ज्यादा होगी, उनको दिया जाएगा।
तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ये देश के अंदर गलत बात सबसे करें, ज्यादा ऐसा जिनके बच्चे कोई हैं, बयान ये कांग्रेस स्पष्ट रूप से सरकार कहना की चाहता तरफ हूँ। से और आया, आप एक ऐसा काम कोई कीजिए, अगर देश ऐसा में है तो अगर उसे बताइए, कांग्रेस वो ने पेश करे, 60 उसका साल ऑपोजिशन है, राजनीति इसको की, समझ है। भाई साहब सुन लीजिए, भाई साहब घबराइए मत, व्याकुल मत होइए, नहीं, व्याकुल मैं घबरा 4 नहीं रहा हूँ। तारीख को अरे आपको हम पता लग घबराने जाएगा। वाले नहीं है। घबरा नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि भाई आप सबूत दीजिए कहाँ ये कहा गया अरे है। खुर्शीद भाई, आप आप झूठ एक बोल चीज रहे हैं, बताइए, आप आप एक झूठ अच्छे बोल रहे हैं, आप पत्रकार हैं डॉक्यूमेंट कि दिखाइए, नहीं, पहले बताइए। तारीख आप एक बताइए, अच्छे कौन सी पत्रकार तारीख हैं। कौन सी हमारे हमको क्या सुन लीजिए, अच्छा एक बार ऐसा है, जरा एक बार सुन लीजिए प्लीज, एक बार सुन लीजिए यूसुफ भाई, एक बार सुन लीजिए फिर आएंगे वापस। हाँ ठीक है राकेश जी। अगर मैं सत्ता में हूं तो सत्ता वाले को भी बात बोलने का अधिकार है, लोकतंत्र में अधिकार है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बोलिए आप। लेकिन देखिए सिर्फ इतनी सी बात है सर राकेश जी, बस मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। देखिए सबको बोलने का हक है, मैं आपको ही सर, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, आपको ही मौका दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं सबको बोलने का हक है, मगर ऑथेंटिक बात कीजिए, वो बात कीजिए जो सच में हुई हो। खुर्शीद भाई खत्म करूंगा, आप मेरी बात को सुनना पड़ेगा आपको। जी। अगर आपने बोलने के लिए कहा तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, देश के अंदर लोकसभा का चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव अपना घोषणा पत्र लेकर आते, अखिलेश प्रसाद जी अपना घोषणा पत्र लेकर आते, ममता बनर्जी जी अपना घोषणा पत्र लेके आते हैं। क्या विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव है भाई। हमारा एनडीए घटक दल एक संकल्प पत्र लेके आया, उस पर हम लोग काम करना चाहते हैं और काम करेंगे। और इन लोगों का कोई देखिए 20 तरह का घोषणा पत्र जनता को बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं, बहका रहे हैं, ठगने का काम करते हैं। और आज कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, अरे शर्म करो, तुम लोगों ने 60 साल इस देश में जो हमारे मुस्लिम भाई जो कश्मीर में थे, उसको अगर किसी ने संविधान के अनुसार न्याय दिलाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपने तुष्टीकरण की राजनीति देश के अंदर किया। आपने किस तरह राम मंदिर को 500 सालों से और 70 सालों से आपने दुख पहुंचाने का, सनातन को गाली देने का काम किया। दयानिधि मारन से लेके सनातन को गाली दिया, और आप आज इस बात को करते तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी को राम मंदिर में बुलाया गया, क्यों नहीं गया? तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ईद पे आप बधाई देते हैं और नवरात्रे में आप मछली खाते हैं, तो आपको तुष्टीकरण की राजनीति नहीं दिखती है। कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से मैं जनता को कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस है, जो इनकी चलो वो मछली वाला मामला मेरा ख्याल वो क्लियर हो गया था, वो नवरात्रि से पहले का था, वो तमाम चीजों को पता है। उन छोटी छोटी बातों को कहाँ मतलब डिस्कस करेंगे हम। जवाब मैं लूंगा रोहन सिंह जी, चूंकि कांग्रेस पर इल्जाम लगा, एक बार उनसे जवाब ले लेते हैं, फिर यूसुफ साहब के पास आऊंगा मैं जी। वो कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा कागज लेकर के आ गए, हालांकि चैलेंज कर रहे हैं यूसुफ साहब कि भाई बताओ वो कागज कहाँ है, कि भाई जिसमें जो है वो हिंदुओं से लेकर के मुसलमानों को देने की बात है और पूरी प्लानिंग थी। खुर्शीद भाई हमारे साथी ने पूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, खुर्शीद भाई हमारे साथी पोद्दार साहब ने पूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कंटेंट उड़ेल दिया, एक बार में लगातार उड़ेला। अभी जो चीज यूसुफ साहब भाई साहब ने पूछी वो सेम चीज है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं दे सकते इन्होंने क्या बोला है। बात बस इतनी सी है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से लोगों को समझा दिया जाता है, लोगों को वही मालूम होता है। और ये सिर्फ पोद्दार साहब की गलती नहीं है, उनको ब्रेन वॉश किया गया है सातिर तरीके से, तो वो कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि मकसद क्या है। जब वो प्रधानमंत्री मंच से खड़े होकर बोलते हैं कि बहनों का मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री के लिए कोई भी जो नागरिक है वो हिंदू और मुसलमान होना ही नहीं चाहिए। जो नियम कहता है, जो राजधर्म है, वो ये है कि आपके लिए सारे लोग एक समान होते हैं। लेकिन जब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपकी विश्वसनीयता है, अभी किसी ने देखा नहीं है कि 4 जून को क्या रिजल्ट आएगा। फिर से आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो मुस्लिम समाज आपके बारे में क्या सोच रहा होगा कि इन्होंने तो पहले से हमारी खिलाफत में बोल रहे थे चुनाव प्रचार में, और फिर आप कहेंगे कि सब सारी योजनाएं मैं करता हूं तो अभी मुसलमान वोट नहीं देता है, मुसलमान कांग्रेस के साथ, मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं, मुसलमान भारत की उस भावना के साथ खड़ा है, जो आइडिया ऑफ इंडिया के साथ खड़ा है। लेकिन आप जब मुसलमान, हम लोग पॉलिटिकल बात में भी मुसलमान का जिक्र कर रहे हैं, सोचिए, जबकि हमारे न्याय पत्र में कहीं पर भी मुस्लिम शब्द नहीं है। फिर ये इन्होंने मुस्लिम शब्द भी बोला, घुसपैठिया बोला, ज्यादा संख्या में बच्चा पैदा करने वाले बोले, ये सारे ट्रिगरिंग वर्ड्स है ना। हाँ रोहन जी, देखिए अगर मुस्लिम शब्द है, मुस्लिम लफ्ज लिख दिया गया या माइनॉरिटी कम्युनिटी का या किसी एक वर्ग का जिक्र किया गया तो कोई गुनाह हो गया क्या? पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र उसको नाम दिया गया, उसमें जिक्र नहीं है। पिछली बार 2019 में भी एक बार जिक्र था अल्पसंख्यक वर्ग का, मुस्लिम वर्ग का, 2014 में 3 बार जिक्र था, उससे पहले जो है वो हमेशा जिक्र रहा है। इनका माइनॉरिटी मोर्चा भी है,
तो ऐसा तो है नहीं, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री भी है और उसकी जिम्मेदारी जो है वो स्मृति ईरानी के पास है। तो वैसा तो है नहीं कि अगर किसी समाज के लिए आपने कोई लफ्ज लिख दिया उसके उत्थान के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी फलाह बहबूदी के लिए, उसके वेलफेयर के लिए, तो कौन सा गुनाह हो गया ये? यूसुफ अंसारी साहब देखिए, ये सारी बातें जो हो रही हैं, मतलब हम पढ़ रहे थे एक्स पर पहले फेज के बाद, बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि साहब वो चुनाव में मजा नहीं आ रहा, मतलब जो है वो रफ्तार नहीं पकड़ रहा है, मुद्दे अलग तरह के हो रहे हैं, वो मोदी साहब रिक्वेस्ट है आपसे कुछ लेकर के आइए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। क्या फीडबैक मिला होगा वहां से, या मतलब कौन सी ऐसी बातें हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उस लेवल पर वापस जाना पड़ा जहां पर वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, घुसपैठिया बता रहे हैं अपनी ही कौम को, अपने ही लोगों को, अपने ही मतलब जिनके वो 140 करोड़ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनमें से वो अगर हम 2011 की जनगणना के मुताबिक बात करें तो उनमें से तकरीबन 20 करोड़ को वो घुसपैठिया बता रहे हैं। तो भाई फिर 10 साल से आपकी हुकूमत क्या कर रही थी? घुसपैठियों को देखिए कौन है, उनको निकाल दीजिए। किसने रोका है आपको? हाथ पकड़ कर निकालिए, कौन रोकेगा? कोई आपको कांग्रेस रोकने वाली है या कोई दूसरा रोकने वाला है? मजबूरी क्या लगती है इन मुद्दों पर आना? चूंकि अगर हुकूमत ने काम किए हैं डेवलपमेंट के, और हुकूमत ये दावा करती है, बहुत सारे काम दिखते भी हैं कि भाई इन मैदानों में या इन क्षेत्रों में काम किया, इस फील्ड में काम किया है, तो उन कामों पर ही फोकस क्यों नहीं, या उन कामों पर ही जो है वो अपनी तकरीर या भाषण या बातें क्यों नहीं? फिर ये अचानक से सारी चीज़ें क्यों आ जाती हैं? चूंकि मैं कल भी इस बात का जिक्र कर रहा था, कल जो राजस्थान के पार्टी के प्रेसिडेंट हैं सीपी जोशी बीजेपी के, वो कह रहे थे कि तीसरी बार जब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे नरेंद्र मोदी तो बाबर की औलादें भी जय श्री राम बोलेंगी। जो एमओएस हैं और वो बाड़मेर से आते हैं, बीजेपी के हैं और मरकजी हुकूमत में एमओएस है, वो कह रहे थे कि कैलाश चौधरी नाम है उनका, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की भी नजर है इस चुनाव के ऊपर, तो मतलब पाकिस्तान भी आ गया, बाबर भी आ गया, बाबर की औलाद कह दी। मुख्तार अंसारी का भी जिक्र कल जो है वो योगी आदित्यनाथ कर रहे थे उत्तर प्रदेश में। तो ये हो क्या रहा है? मतलब कहां से क्यों डिरेल हो गए? क्या मजबूरी आपको लग रही है, क्या वजह लग रही है? नहीं, डिरेल नहीं हुए हैं जी। जो ये आपको याद होगा, उर्दू के एक बड़े साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने कई किताबें लिखी है, नेहरू बेनकाब है ना, गांधी बेनकाब, इस तरह के। तो ये बेनकाब किया है, उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया जो असल में ये हैं। अब इन्होंने वो शर्मो हया के जो एक झिल जो होती है ना, जिसे बोलते हैं चिलमन, वो भी हटा दी कि अब हम जो है वो ये है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता कि मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि असली चेहरा जो है वो दिखा दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के जमाने में एक चेहरा हुआ करता था, एक मुखौटा हुआ करता था। यह मुखौटा ही चेहरा है, चेहरा ही मुखौटा है। वो मुखौटे और चेहरे के फर्क को मिटा दिया है। इसीलिए आप देखिए, प्रधानमंत्री ने जब से बोला है, उसके बाद कई नेताओं के आपने नाम दिए हैं, तो ये तो है ही का एजेंडा भाई। ये तो मुसलमानों के साथ किस तरह ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी 95 के अपने आर्टिकल में लिख चुके हैं। देयर आर 3 ways टू ट्रीट द मुस्लिम इन दिस कंट्री। नंबर 1 संस्कार दें, कि उन्हें एहसास दिलाओ कि साहब उनके पूर्वज हिंदू थे तो वो भी हिंदू परंपराओं को अपनाए, वो उसे संस्कार कहते हैं। इस देश में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच नाम का जो संगठन है, वो इस देश में 5000 संस्कार सेंटर चला रहा है, जहां अपने मुस्लिम कार्यकर्ताओं को ले आकर उनका संस्कार कराया जाता है। उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाया जाता है, उन्हें किस तरह हिंदू की गणेश पूजा कैसे की जाए वो सब सिखाया जाता है। 5000 संस्कार सेंटर इंद्रेश कुमार के जुबानी इस देश में चला रखे हैं उन्होंने, वो सिखाया जाता है। दूसरा है परिष्कार दें, जो अपना संस्कार कर ले उनको परिष्कृत कर दो, जिसे ये दूसरी भाषा में बीजेपी के नेता तुष्टीकरण कहते हैं। जैसे शाहनवाज हुसैन को सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था, पहली बार चुनाव जीत कर आए थे वो 99 में, और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, तो ये तुष्टीकरण नहीं था तो क्या था? जबकि बड़ी दिग्गज नेता बाहर बैठे रह गए थे, है ना। या आरिफ मोहम्मद खान हमारे बुजुर्ग नेता है, उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव उम्मीदवार बनने के लिए क्या क्या नहीं किया, उज्जैन में जाकर उन्होंने महाकाल की पूजा तक की। तो ये दूसरा संस्कार परिष्कार। तीसरा है तिरस्कार, जो ये सब करने को तैयार नहीं, उन्हें तिरस्कार करो। ये बीजेपी की, आरएसएस की ऑफिशियल लाइन है भाई मुसलमानों को लेकर के, उस पर ये उतर आए हैं। बीजेपी ने एक भी टिकट ऐसा नहीं दिया लोकसभा चुनाव में, जो चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे। बीजेपी 2019 में ही अपने आप को मुस्लिम मुक्त कर चुकी है, 2014 में भी इनका कोई नहीं है। तो जो जीत सकते थे, शाहनवाज हुसैन सबसे ज्यादा बार जो बीजेपी के टिकट पर जीते हैं, 3 बार जीते हैं, उनकी सीट 2019 में जेडीयू को अपनी सहयोगी दलों को दे दी। राज्यसभा में कोई नहीं है, तो मुस्लिम उतर चुके, तो मुसलमानों को क्या होना चाहिए तो जानते हैं।
अब अगली जो कड़ी रह गई है तिरस्कार वाली, ये तुष्टिकरण की बात कहते हैं ना, अभी पोद्दार साहब कह रहे थे, तो मुस्लिम तुष्टिकरण का जो दौर था वो तो कब का खत्म हो चुका है। ये जो नया दौर है ये तो मुसलमानों के तिरस्कार का दौर है, और हर लेवल पे तिरस्कार किया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा। बीजेपी की ऑफिशियल पॉलिसी क्या है, इनके डॉक्यूमेंट पढ़िए आप। आरएसएस के जो नेता रहे, गुरु गुरवरकर रहे हैं या हेडगेवार थे, उनके डॉक्यूमेंट पढ़िए, वही तो विजन डॉक्यूमेंट है जिनके सामने नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ के खड़े होते हैं सावरकर के सामने। वो सावरकर क्या कहते थे मुसलमानों के बारे में, वही तो सोच है उनके अंदर। वो कहते हैं मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखेगा। तो सेकंड क्लास सिटीजन की परिभाषा क्या है कि आपको विधानसभा में जाने लायक नहीं समझा जाएगा, आपको लोकसभा में जाने लायक नहीं समझा जाएगा। जितने हिंदू आइडियोलॉज हैं, हिंदू महासभा से जुड़े हुए, बीजेपी से जुड़े हुए, वो सब यूट्यूब पे हजारों वीडियो आपको मिल जाएगी। तो साफ तौर पे कहते हैं कि मुसलमानों से जब सत्ता में आएंगे, फुल पावर में आएंगे, तो मुसलमानों से उनका वोटिंग राइट हम छीन लेंगे। ये क्या है चीजें? ठीक है। तो जब इस लेवल पर बात आ गई है, तो अब ये बातें जो है पहले कभी ढकी छुपी हुआ करते थे, अब ये खुलेआम हो रही है। तो इसमें हैरानी, मुझे तो हैरानी हुई है कम से कम, क्योंकि मैं तो 97 से बीजेपी को कवर करता आया हूँ। मैंने देखा है मुसलमानों को लेकर बीजेपी के नेताओं की क्या सोच है। खुद नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं, उससे पहले बीजेपी दफ्तर में जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। कभी कभार उनके पास हमारा बैठना होता था, तो हमें मालूम है वो अंदर से क्या है। जिसको गलतफहमी हो हमें तो गलतफहमी नहीं, ये असली चेहरा दिखाया। बहुत सारे इश्यूज हैं। और प्राइम मिनिस्टर की बात मैं करूं तो आज वो सवाल उठा रहे थे इंडिया ब्लॉक के ऊपर। वो ये बार बार कह रहे थे कि भाई एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से मैं हूं एक उम्मीदवार, प्राइम मिनिस्टर का चेहरा हूं, क्यों नहीं बता रहे वो। आज उन्होंने एक और जिक्र किया, वो कह रहे थे कि कहीं मीडिया रिपोर्ट से उन्हें पता चला है कि इंडी गठबंधन के अंदर इस तरह की कुछ बात चल रही है कि 1 साल के लिए एक दल से एक प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो मैं चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के जितेंद्र सिंह जी जो है, नितेंद्र सिंह जी, आप इस पर सफाई दें। क्या कहेंगे, क्या वाकई ऐसा कुछ चल रहा है? क्योंकि तमाम मसले हैं जिनके ऊपर बात होना बहुत जरूरी है, और प्राइम मिनिस्टर इस बात को बोल रहे हैं। जी देखिए, हमें मंदिर और मस्जिद दिखाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है जी। अमीरों से चंदा लेकर गरीबों का अधिकार बांटा जा रहा है। दलितों और पिछड़ों का वोट लेकर संविधान से प्राप्त आरक्षण काटा जा रहा है। और इसके बाद अब ये प्रधानमंत्री इस तरीके की फेक बात करके एक नए एजेंडे को प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कब, कहां, कौन सी मीटिंग हो गई जिसमें ये तय हो गया कि सारे दलों से 1-1 साल के लिए प्रधानमंत्री तय हो जाएगा? यही मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आखिर गिरने की कोई तो लिमिट रखो, जिससे कम से कम हम देशवासी गर्व कर सके कि आप हमारे प्रधानमंत्री हो। कम से कम आप, जो पूर्व में आपके दूसरे नेताओं पर आरोप लगते रहे कि आप सड़क छाप, मवाली, गुंडों जैसी भाषा, आप लोफरों जैसी बात क्यों करते हो? आपको लोग प्रधानमंत्री कहने में शर्म महसूस करने लगेंगे। हम लोगों को शर्म लगने लगेगी कि आप प्रधानमंत्री, दुनिया के देश के लोग देखते हैं आपको, आपकी बात बहुत दूर तक सुनी जाती है। आप ऐसी बातें क्यों करते हो जिससे कि आपकी सड़क छाप लोग निंदा करें? आप प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तो बचा के रखो। जो आपका आईटी सेल, अमित मालवीय जैसे लोग जिस तरीके की फेक न्यूज चलाते हैं, प्रधानमंत्री जी भी उस पद की गरिमा को भूल करके उस तरीके की भाषा बोलने लगते हैं। कहीं भी इस तरीके की कोई चर्चा, दुनिया का सीधा सिद्धांत है, देश की लोकतंत्र का नियम है कि पहले चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद हमारे जो पार्लियामेंट के सदस्य चुन के आते हैं, पार्लियामेंट की संसदीय दल की बैठक होती है, उसमें प्रधानमंत्री चुना जाता है, और हमेशा यही होता रहा। ये तो भारतीय जनता पार्टी और में ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी नाम की चीज समाप्त हो गई है, वहां कोई नहीं बचा है। सारी होल्डिंग में सिर्फ एक फोटो दिखाई पड़ती है, नरेंद्र मोदी, और एक छोटा सा कमल का निशान। न पार्टी है, न लोकतंत्र, न संविधान है, खाता न वही जो नरेंद्र मोदी कहे वही सही। तब इस तरीके की चर्चाएं करके देश की जनता को क्यों गुमराह कर रहे हो? क्योंकि 10 साल में आपके पास करके कुछ बताने के लिए कुछ नहीं बचा है। सिर्फ देश की जनता ये जानना चाहती कि आपने जो गारंटी 10 साल पहले ली थी, उस गारंटी का क्या हुआ? आपने ये कह दिया वो तो जुमला था। अब वो 10 साल पुराना जो जुमला था, उसको नई गारंटी के रूप में आप सुनिए साहब, नितेंद्र जी, कौन सी बात को जुमला कहा? सिर्फ 15 लाख वाले मामले पर बोले थे अमित शाह कि वो चुनावी जुमला था या सियासी जुमला था, उसको कुछ भी कह लीजिए। और बाकी कौन सा जुमला बताया? मैक्सिमम जो भी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, मेरा ख्याल के बताएंगे अपने राकेश पोद्दार जी,
मैक्सिमम चीजों को पूरा किया गया। भाई देखिए, अगर आप किसानों की बात करते हो, एमएसपी वाली गारंटी की बात करते हो, जो स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट्स थी 201, 175 कांग्रेस ने लागू की, तो 26 क्यों नहीं की थी? उन 26 को लागू करने में ही दिक्कत वही जो कांग्रेस को आई थी, यूपीए को आई थी, वही आज एनडीए को आ रही है। तो ऐसा तो मत कहिए ना हर एक बात पर कि उन्होंने जो है जुमला करार दिया। एक बात को लेकर के उन्होंने जुमला बात कहा था, बाकी तमाम चीजों पर थोड़ा बहुत जितना भी काम हुआ होगा जवाब देंगे उसका। राकेश पोद्दार जी क्या कहेंगे साहब? चूंकि लगातार ये बातें हो रही हैं, अपोजिशन यही कहती है कि भाई आपके पास मुद्दे नहीं बचे, आपने काम किया होता तो आपको हिंदू मुस्लिम मसलों पर बात नहीं करनी पड़ती या हिंदू मुस्लिम का जिक्र नहीं करना पड़ता। प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि धर्म को लेकर डराते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चुनाव में धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम कर रहे हैं पीएम मोदी। तो प्रियंका गांधी भी वही कह रही हैं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के लीडर भी यही कह रहे हैं कि आप लोग जो असल मुद्दे हैं जनता के उनसे हट करके धार्मिक भावनाएं भड़काने का, लोगों में झूठ फैलाने का काम कर रहे हो। देखिए, कल किस प्रकार महागठबंधन के नेता इंडिया को नहीं जिताइएगा तो एनडीए को जिता दीजिए। पहले तो इन लोगों से पूछिए कि आपके ही नेता कहते हैं कि हमसे तो नहीं, हम नहीं जीत पाते हैं, तो एनडीए को जिता दीजिए। उन्होंने कहा पूर्णिया के एक सभा में। उसके बाद आप एक चीज बताइए कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही है और पंजाब में आपका समझौता क्यों नहीं है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आपके महागठबंधन में है, जहां वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे कांग्रेस का झंडा नहीं था और सिर्फ मुस्लिम लीग का झंडा लेके वहां पे चुनाव एएन राजा, डी राजा जो कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता है, वहां चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये हमें क्या समझाएंगे? ये आपस में ही लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी कांग्रेस को घुसने नहीं देंगे, तो पहले आपस में आप लोग समझौता कर लीजिए कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, अगर किसी के नाम पर आप लोगों को आपत्ति है। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि आप एक चीज स्पष्ट जनता के बीच में कीजिए कि आपका घोषणा पत्र अलग अलग क्यों है। आज आपके चैनल पे खुर्शीद भाई इन लोगों से पूछिए कि आप लोगों का घोषणा पत्र अलग क्यों है। एक कहते हैं कि 1 करोड़ मैं नौकरी दूंगा, कांग्रेस कहती है, और वो बिहार में आके 2 करोड़ नौकरी तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं हम देंगे। मात्र 30 लाख नौकरी देश के अंदर है और 1 करोड़ वो देंगे, 2 करोड़ वो देंगे, 4 करोड़ वो देंगे। तो मैं कुल मिला के इन लोगों का घोषणा पत्र से ही बात करना चाहता हूं कि जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। और आपने कहा कि हम लोगों ने क्या काम किया? काम हम लोगों ने 35 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाया, 3 करोड़ लोगों को घर बनाया, और हम लोगों ने 16 करोड़ शौचालय बनाया, 12 करोड़ स्कूल के अंदर शौचालय बनाए, बहुत सारे काम किए। विश्वकर्मा योजना से लेके दिव्यांग योजना, 33% महिलाओं को आरक्षण की जब बात की तो उसमें भी आप लोगों को जातिवाद दिखता था, जिसमें आप कहते तो ओबीसी और SC/ST को कितना आरक्षण दीजिएगा। तो कुल मिला के आप लोगों ने कहा कि काम नहीं किया। हम लोगों ने जो 500 साल पुराने काम थे उसको भी किया। 70 साल से जो काम बचा हुआ था, जो आप लोगों ने कहते थे कि खून की नदियां बह जाएगी, उस काम को भी हम लोगों ने कहा। हम लोग नारा लगाए करते थे, जहां हुआ बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, उस कश्मीर को भी भारत का अंग बनाने का काम हम लोगों ने किया। तो ये मत पूछिए कि हम लोगों ने काम नहीं किया। हम लोग, वो तो भारत का अभिन्न अंग पहले से ही था, उसमें मतलब ठीक है भाई, आपने वो एक धारा को हटा दिया या उसमें कुछ तब्दीली कर दी, तो मतलब ये तो प्लीज मत कहिए कि उसको करने का काम किया आपने, जोड़ने का काम किया। पहले से ही हिंदुस्तान का हिस्सा है वो, हिंदुस्तान के सर का ताज है, सारी दुनिया इस बात को जानती है, हिंदुस्तान जानता है। तो आप ऐसी बात मत कीजिए ना प्लीज। हाँ खुर्शीद भाई, उन्होंने कहा कि घुसपैठियों की बात करता है, हमारा कानून CAA कानून लागू हो चुका है, आप चिंता मत कीजिए। बांग्लादेश के जो बंगाल में बसे हुए हैं उनको भी निकालने का काम करेंगे, और असम के अंदर उस घुसपैठियों को भी निकालने का काम करें। और हमारे देश के अंदर जितने भी घुसपैठियां हैं, देखिए मरकज में आपकी हुकूमत है और असम में आपकी हुकूमत है, तो किसने रोका है? मतलब चलिए अगर बंगाल को 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, पहली बात तो सारी एजेंसियां, जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो सब मरकज के हाथ में है, केंद्र के हाथ में है। तो चलो 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि बंगाल में नहीं, दीदी कुछ करने देती है आपको, तो आसाम में तो कर सकते हैं ना। वहां तो पिछले मतलब दूसरी बार सरकार है आसाम में भी बीजेपी की, और केंद्र में है ही। अभी खुर्शीद भाई, अभी हमारा कानून लागू हुआ है, अभी मार्च के महीने में ही लागू हुआ है। चिंता मत कीजिए, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, गारंटी है। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी नीति और नियत सब साफ है। मुरी मत हिलाइए। 4 जून को आप लोगों को पता लगेगा। खुर्शीद भाई, फिर आपके चैनल पे हम लोग बैठेंगे, बताएंगे जनता का कितना आशीर्वाद है। और 3 तलाक जैसे मुद्दे को मुसलमानों के लिए हम लोगों ने काम किया। वर्क वोट के लिए, जो आज ये वर्क वोट का पैसा जो खाते थे, जो मदरसे का पैसा खाने वाले लोग, आज हमें मत
मत समझाइए कि मदरसे को पैसे खा के जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लड़का बच्चा उसको पढ़ाई नहीं होता था, उसके पैसे खाने वाले लोग आज हमें मत समझाइए। उसके लिए भी हमारे देश के प्रधानमंत्री चिंता करते हैं। रोहन सिंह जी, एक बात और बताइए, देखिए आज भी राहुल गांधी उस मसले पर बोल रहे थे और वो मसला है जातिगत जनगणना का, और लगातार उस मुद्दे को वो उठाते रहे हैं और मतलब बहुत ही शिद्दत के साथ और बड़ी मतलब जो है ईमानदारी के साथ उसको वो उठा रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जितनी भी बातें हैं वो तमाम मसलों पर बात होगी, सिर्फ ये नहीं कि बीजेपी ने क्या बोल दिया, पीएम ने क्या बोल दिया, मगर राहुल गांधी भी वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि उसकी असल वजह क्या है और उससे क्या कुछ जो है, एक गरीब आदमी है उसकी जिंदगी में क्या कुछ उससे बदलाव आने वाला है अगर उसको उसकी जाति के हिसाब से उसकी संख्या का पता चलेगा। क्या गारंटी है कि मतलब जो है वो उसको नौकरी मिलेगी या उसको उसका हक मिल जाएगा या उसकी जिंदगी जो है वो मतलब बदल करके, भाई ये सपने तो 14 में मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी दिखाए थे बनने के बाद, जब ओथ ले ली थी उन्होंने। और हम देखते हैं कि आप सड़कों के किनारे चलिए, आप जो है किसी चौराहे पर जाइए, ना फकीरों की कमी है, जो मांगने वाले पहले थे वो तादाद आज भी कम नहीं है, जो मतलब फुटपाथ पर सोने वाले थे वो तादाद, जो संख्या पहले थी वही आज है लगभग, जो रेलवे ट्रैक के पास जो झुग्गी झोपड़ियां पहले थी तकरीबन वैसी ही आज हैं, 19-20 का फर्क आया होगा। तो क्या बदलाव आया है? तो क्या गारंटी है कि जो गरीब है जाति के आधार पर उनको जो है आप जातिगत गणना कराने के बाद उनको उनके तमाम हक दे देंगे? कहां से लाएंगे पैसा? वो तमाम लोग जानना चाहते हैं असल में। खुर्शीद भाई, सवाल ये है कि राहुल गांधी जी ने ये जो जातिगत जनगणना समर्थन किया, उसके पीछे उनकी सोच क्या है? उन्होंने स्वयं बताया कि जब कोई शरीर में समस्या होती है तो हम लोग एक्सरे करते हैं ताकि देखा जाता है कि कहाँ कहाँ पर से परेशानियां हैं, और फिर वो डेडिकेटेड या कहिए कि स्पेसिफिक एक्शन और मेजर्स लिए जाते हैं ताकि उन चीजों को हल किया जा सके। जातिगत जनगणना वो एक्सरे है, वो मुद्दा समस्या है, ये तो सभी हम और आप सब लोग एग्री करेंगे ना। समाज में बहुत बड़ी आबादी है जो इस रेस में पीछे रह गई है। जब देश आजाद हुआ हम लोग तब से बहुत आगे बढ़े, कहाँ पर थे कहाँ पर आज खड़े हैं। विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी गिनती होती, बड़ी ताकत है। पाकिस्तान से 4 युद्ध लड़े, चीन से 1 युद्ध लड़ा, तो हम लोगों ने अपने शहर की परेशानियां जहमत उठाते हुए यहाँ तक पहुंचे। लेकिन अभी जो कसर बाकी रह गई, जिसका हमारा आप अभी जिक्र कर रहे थे कि रेलवे किनारे झुग्गियों से लेके सड़क पे सोने वालों की संख्याओं के बारे में, तो उसी मकसद से, उसी सोच से राहुल गांधी जी ने ये जातिगत जनगणना का समर्थन किया। और उसके पीछे उनका जो सोच है वो यही है कि एज ए एक्सरे इस्तेमाल किया जाएगा, इसका डेटा लिया जाएगा और विश्व के जो अच्छे समझदार लोग हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किए, सब्जेक्ट के नॉलेज एक्सपर्ट है, उनके साथ मिलकर चर्चा करके एक प्रोग्राम बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा और टारगेटेड अप्रोच के साथ आने वाले समय में हम इस समस्या को हल करके देंगे। ताकि हमारा कहने को भी एक चीज रहेगी कि हाँ, हमने अगर जिम्मेदारी ली थी किसी चीज को करके देने की तो हमने करके दिया है। राहुल गांधी जी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि अगर वो किसी चीज जिम्मेदारी लेते हैं तो उसका फॉलो अप लेते हैं और जब तक वो हो नहीं जाती तब तक वो उसको खत्म नहीं करते हैं। जब उन्होंने कर्नाटक में गारंटी योजनाएं दी, 3 गारंटियां दी, जब उन्होंने हिमाचल में बात करी तो उनको जब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो गई, जब अभी छत्तीसगढ़ का चुनाव भले हार गए, लेकिन छत्तीसगढ़ की जब पिछली बार 2018 का चुनाव हुआ था, उन्होंने जिन वादों को किया था और जब वो भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने थे तो विद इन अ मंथ उन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करवाया था। तो राहुल जी की एक खास तरह का सोच है, काम करने का तरीका, इसीलिए उन्होंने जातिगत जनगणना का समर्थन किया, जिसका हम सभी लोग समर्थन करते हैं, क्योंकि ये जरूरी चीज है कि हमको पता तो हो। अगर हमें कोई मर्ज पता ही नहीं होगा तो उसका इलाज कहां से करेंगे? ठीक है, तो मर्ज पता करने की। ठीक है यूसुफ अंसारी साहब, देखिए तमाम मुद्दे आ गए, मतलब वो पिछले कई दिन से यही सब चल रहा है, हिंदू मुस्लिम तमाम चीजें चल रही है। दूसरा फेज जो है वो फ्राइडे को है। क्या लगता है आपको 7वें फेज तक बात कहां तक पहुंचेगी? मतलब क्या ये हिंदू मुस्लिम से होते हुए विरासत की सियासत या सियासत की विरासत, जो भी कुछ कह लीजिए, वहां तक तो पहुंच गई, लेकिन बात अब कहां तक पहुंचेगी और क्या कुछ देखने और सुनने को मिलेगा? देखिए, बात कहाँ तक पहुंचेगी ये तो मैं गारंटी के साथ नहीं कहता जी, लेकिन बात की है तो बहुत दूर तक जाएगी। ये जरूर लगता है, फेवर को देख के लगता है कि हर चरण से पहले कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हम देखेंगे जिससे लगेगा कि साहब स्तर पहले के स्तर से काफी गिर गए। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे जातिगत जनगणना के बारे में, वो बहुत महत्वपूर्ण बात जी, और मैं तो निजी तौर पे इसके फेवर में शुरू से रहा हूँ कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और 1931 में पहली और आखिरी बार जातिगत जनगणना हुई थी जी। उससे हमें पता चला कि इस देश में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो बुनियादी सुविधाओं से महरूम है,
उनको शेड्यूल किया गया जब कांग्रेस सरकार पे रह गए, उसी को हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें आती है, ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जाएंगे, इसमें मोटे मोटे 2 मॉड्यूल की पूरी किताब है जिसमें उसका जिक्र आता है। लेकिन आजादी के बाद जाति का जनगणना नहीं कराई गई, तो इसलिए भी जरूरी है कि जो ओबीसी का आरक्षण दिया गया 93 में इंदिरा गांधी केस के बाद, वो अंदाजे से दिया गया। जब डीपी मंडल की रिपोर्ट आई थी आरक्षण पर, तो उसको क्या एज्यूम किया गया 31 के आंकड़े के देश में 52% ओबीसी है, तो 52% को दिया गया 27%। और अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आरक्षण है वो आबादी के अनुपात में है। हाँ। तो 52% देश की आबादी को सिर्फ 27% दिया गया सर। 27% दिया गया, उसमें बहुत मारामारी है। कई स्टेट है, जैसे केरल स्टेट है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, यहाँ पर जो 27% को कैटेगराइज किया गया है, कैटेगरी 1, 2, 3। वो कर्नाटक में जो मुस्लिम आरक्षण को लेकर बवाल है, वो इसी बात को लेकर। तो हमारा सवाल ये भी है, हमने कई कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बात पूछी है, कांग्रेस के प्रवक्ता से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने पूछा था कि भाई जब आपकी सरकार थी, यूपीए सरकार, और 2011 में जनगणना हुई, तब भी जातिगत जनगणना की मांग बहुत जोर शोर से उठ रही थी। और मैं तो 96-97 से दिल्ली के जर्नलिज्म में हूँ। 2001 में जब जनगणना हुई थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब भी जातिगत जनगणना की सरकार की बात हुई, तो उस वक्त बीजेपी ने यह बात नहीं मानी थी, और 2011 में कांग्रेस ने यह बात नहीं मानी थी। जबकि कई किताबें लिखी गई, 2011 आते आते बहुत तेजी से ये मांग हुई थी, और बहुत प्रेशर पड़ने के बाद कांग्रेस ने बाद में जातियों से रिलेटेड एक अलग सर्वे कराया था, लेकिन उस सर्वे के डेटा नहीं आए। कांग्रेस का के मुताबिक हमारे टाइम में डेटा कलेक्ट हुआ था, लेकिन डेटा कलेक्ट करने में, जनसंख्या के डेटा आने में 2.5 से 3 साल लगते हैं। 2012 में वो डेटा कलेक्ट किया गया था, और आते आते 14 में मोदी सरकार ने वो डेटा छुपा। कांग्रेस का कैसा कहना है? तो जरूरत तो है खुर्शीद भाई कराने के लिए, क्योंकि जहां पर ये हो रहा, अभी आज ही कोई साहब कह रहे थे, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये कहा कि साहब कर्नाटक में सभी मुसलमानों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने की कोशिश हो रही है, और उन्होंने डेटा पेश किया जिसमें वो बताते था मुसलमानों को 4% आरक्षण होना चाहिए, वो 4% से ज्यादा है, यानी जितनी उनकी आबादी उसकी हिस्सेदारी से ज्यादा उन्हें मिल रहा है। तो अगर इस तरह से चीजें होंगी तो मैं कहूंगा कि इस देश में 3% ब्राह्मण है, लेकिन सरकारी नौकरियों में उनको वर्चस्व है, क्यों 3% क्यों नहीं मिलना चाहिए ब्राह्मणों को? हाँ, जितनी जिसकी आबादी, हाँ, उसकी उतनी हिस्सेदारी आप ये कह रहे हैं। आरक्षण जो है वो अपर कैप नहीं है, क्योंकि ओबीसी एससी का आरक्षण हो या एसटी का, वो अपर कैप नहीं है, जैसा इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है। इसीलिए जब कंपटीशन होते हैं, चाहे वो एजुकेशन हासिल करने के लिए, नौकरी के लिए हो, तो जो जनरल कैटेगरी, जो एससी कैटेगरी में, एसटी में या ओबीसी में जो जनरल कैटेगरी में कंप्लीट कर लेते हैं, तो जनरल कैटेगरी में लिया जाता है, क्योंकि जो 50% बचा हुआ है वो सबके लिए है। उसके अंदर कोई, जैसे मैं खुद ओबीसी में आता हूँ और मुझे आरक्षण का फायदा मिला है, 2 बार मिला है, लेकिन मैं अपने बच्चों को आरक्षण का फायदा नहीं जा रहा, वो मेरे में से जनरल में कंप्लीट कर रहे हैं। तो आरक्षण को लेकर हो सकते हैं, तो उसके लिए जाति के आंकड़े होना बहुत जरूरी है। और राकेश पोद्दार जी, बीजेपी क्यों थोड़ा पीछे हटती है ये जातिगत जनगणना की? जब भी बात करते हैं राहुल गांधी, तो बीजेपी अनकंफर्ट हो जाती है, बचाव की मुद्रा में क्यों आ जाती है, जबकि बिहार में तो वो जी प्रधानमंत्री तो जवाब देगा नहीं, पोद्दार साहब को जवाब दे सकते हैं। हाँ, ठीक है। राकेश पोद्दार जी, क्यों थोड़ा अनकंफर्ट फील करने लगती है बीजेपी? नहीं, जाति जनगणना हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करवाए थे। लालू प्रसाद यादव जी की सरकार महागठबंधन में हुआ थी, 14% यादव है, 17% मुसलमान है बिहार के अंदर। लेकिन आज जो वहाँ पे चुनाव हो रहा है, चुनाव में देखिए महागठबंधन ने 4-5 सीटों पे अपने बेटे और बेटियों को लड़ा दिया। लालू प्रसाद यादव, मुसलमानों को एक भी टिकट नहीं दिया। इसी जाति जनगणना से क्या फायदा भैया? तो कुल मिला के इन लोगों का मनसा होता है कि हमारे खुदमे के लोग कैसे आगे बढ़े, इनकी चिंता रहती है। और देश के अंदर, देश के प्रधानमंत्री ने कहा भी था, ये लोग मिले भी थे, तो उन्होंने कहा था कि जाति जनगणना की अगर देश के अंदर जरूरत है तो आप अपने स्टेट में करवाइए, हम इनका समर्थन करते हैं। अगर इनको मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा, इसकी बात हमको नहीं मालूम है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, नीतीश कुमार जी से भी कहा था। और रही बात, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के अंदर 4 ही जाति है, और किसान है, युवा है, महिला है, गरीबी है। इस गरीबी के लिए हम लोगों ने भी काम किया, युवाओं के लिए भी काम किया, किसानों के लिए काम किया और महिलाओं के लिए काम किया।
तो कुल मिला के हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग इनके जैसे नहीं देश को बांटने वाली बात नहीं करते हैं। इन लोगों ने, मैंने कहा खुर्शीद भाई, 60 सालों में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक ही बात रहा, जाति बात की बात की, जाति भ्रष्टाचार की बात की, तुष्टीकरण की राजनीति की, यही सब राजनीति देश के अंदर किया, बंटवारे की राजनीति किया। लेकिन हम लोगों के अंदर ऐसा नहीं है, हम ऐसा करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ। वो ठीक है सर, बातों में बहुत अच्छा लगता है सुनने में, और मैं इस बात को हमेशा कहता हूं, हमेशा का मतलब अब जब मौका मिल रहा है, और वो ये है कि 2014 में प्राइम मिनिस्टर ने 3 मुसलमानों को मौका दिया था। कैबिनेट, एक कैबिनेट मिनिस्टर थे और 2 स्टेट मिनिस्टर, दोनों के पोर्टफोलियो भी ठीक थे। कैबिनेट के पास माइनॉरिटी अफेयर्स था और जो MOS थे, एक के पास MEA था MOS और एक के पास पार्लियामेंट्री अफेयर्स था, ठीक ठाक दिया था। 3 मेंबर पार्लियामेंट थे राज्यसभा से, चूंकि लोकसभा से कोई नहीं जीत पाया था। मगर अब पता नहीं क्या वजह हो गई, उसको वजह को जानने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं कि भाई ना तो पार्लियामेंट में कोई है, लोकसभा में तो है ही नहीं, जब टिकट नहीं दोगे तो जीतेगा कौन। केरला से एक को दिया है, 400 टिकट बांट दिए लगभग, ठीक है साहब, और राज्यसभा से कोई नहीं है। राज्यसभा से एक लाए हैं खटाना साहब को, गुलाम अली खटाना को, जम्मू से, शेड्यूल्ड ट्राइब से वो आते हैं, मगर उनको राष्ट्रपति के जरिए या उस मतलब उस दरवाजे से लाया गया। बहरहाल ठीक है, मगर कोई वजीर नहीं है, ये भी पहली बार ही हुआ है इतिहास में। तो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये जितनी भी बातें हैं, अब आज के दौर में मुसलमान ऐसा कहते हैं कि ये सब बातें हैं, सिर्फ इन बातों का मतलब कोई मतलब नहीं निकलता। नितेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, समाजवादी पार्टी PDA की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में कर रही है और अब दूसरे फेज तक आते आते मामला तुष्टीकरण, मुसलमान और वो तमाम मसले, कल आपने देखा होगा, कल भी बोल रहे थे अपने चीफ मिनिस्टर साहब, वो कह रहे थे मुख्तार अंसारी के फातिया, मतलब उनकी कब्र पे फातिया पढ़ने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। आज भी वो तुष्टीकरण का मुद्दा और मुसलमानों का मुद्दा उठा रहे थे। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश जो है बहुत सेंसिटिव, मतलब एक सूबा है, धर्म को लेकर के जो हिंदी बेल्ट है वो है, मजहब को लेकर के वो है ही जज्बाती, मगर उत्तर प्रदेश और ज्यादा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अभी हो गई 22 जनवरी को, ऐसा लग रहा था बीजेपी को कि बहुत बड़ा मुद्दा है वो, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता शायद जो है वो ठंडा पड़ा मुद्दा, उतना वैसा दिखता नहीं है। क्या लगता है PDA की पॉलिटिक्स पर कितना असर होगा ये तमाम तुष्टीकरण, मुसलमान और जितने भी ये इश्यूज हैं उनका? जी ये PDA की पॉलिटिक्स इतनी भारी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को, कि जिसकी बौखलाहट के चलते ही इस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी को करनी पड़ रही। अब मुख्तार की बात भी करेंगे और सारी बातें भी करेंगे, अतीक की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये बातें आप 2014 तक करके आए थे, आपको इस देश की जनता ने देश की सत्ता में बैठाला, उत्तर प्रदेश की सत्ता में 2 बार बैठाला, तो अब आपने इतने सालों में काम क्या किया है? आप कुछ काम बता दो, और दोबारा अगर आपको गलती से सत्ता मिल जाए तो आप काम क्या करोगे? आप सिर्फ डर क्यों दिखा रहे हो? लगातार आप डर की बात कर रहे हो, लगातार कांग्रेस आ जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रोहन सिंह जी, फाइनल कमेंट्स में आपसे चाहूंगा सर, चूंकि वक्त कमी है। रोहन सिंह जी, फाइनल कमेंट्स आपसे चाहूंगा। ये जो डैमेज हुआ है कंट्रोल कर पाएगी आपको लगता है पार्टी, मतलब इंडिया ब्लॉक भी और कांग्रेस भी? कोई डैमेज नहीं हुआ है, ये सबसे उम्मीद यही होती है कि जब ये मान लिया कि कोई डैमेज ही नहीं हुआ तो फिर उस पर बात करनी ही बेकार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। राकेश पोद्दार जी आपका, रोहन सिंह जी आपका, नितिन सिंह जी आपका और यूसुफ अंसारी साहब आपका, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर इंतखाबात का वक्त है, बहुत सारे इश्यूज जिनकी उम्मीद नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक चलेगा और सब कुछ ट्रैक पर रहेगा, मुद्दों की बात होगी, डेवलपमेंट की बात होगी, तरक्की की बात होगी, मगर अब दूसरे फेज तक आते आते वो तमाम मसले अब कहीं ना कहीं धीमे पड़ गए हैं या उनके ऊपर मिट्टी डाली जा रही है। अब दूसरे अनचाहे मुद्दों को हवा दी जा रही है। जाहिर तौर पर अब ये वक्त जनता के फैसले का है, उन्हें सोचना है कि किन मुद्दों को जहन में रख करके वो वोट करेंगे, और परसों वोट डाले जाएंगे जिन सूबों में, जिन जगहों पर भी वोट डाले जाएंगे। तमाम वोटर से यही हमारी अपील है कि वो घरों से जरूर निकलें वोट डालने के लिए और पोलिंग बूथ तक जाएं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। आपने प्रोग्राम देखा, तमाम का शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, कुछ और नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।